सो कंसोलिडेट का जो नेक्स्ट वर्जन है क्या है? सबसे पहले आप एक टेबल को एक शीट पहली शीट पे बनाइए, सेकंड टेबल को आप शीट 2 पे बनाइए। आपको अब जो फाइनल डेटा चाहिए वो शीट 3 पे चाहिए। आप चाहते हो ये दोनों टेबल जो शीट 1 पे एक टेबल बनी हुई है, शीट 2 पे दूसरी टेबल बनी हुई है। आप इन दोनों टेबल्स को एक टेबल के अंदर मर्ज कर देना चाहते हो और वो आपकी होगी शीट 3 के ऊपर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप शीट 3 के ऊपर कर्सर रखेंगे और कंसोलिडेट वाले फीचर में जाएँगे। यहाँ रेफरेंस के अंदर शीट 1 की फर्स्ट टेबल सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक कर देना। देन शीट 2 पे जाना, उसको सेलेक्ट करके रेफरेंस में ही ऐड कर देना। टॉप रो पे क्लिक करना है, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करना है और क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है। इस क्रिएट लिंक का मतलब ये होगा कि अगर उन दोनों टेबल्स में भी अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, तो वहाँ पर चेंजेस जो भी आपने किए होंगे वो शीट 3 के ऊपर ऑटोमैटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। तो इसलिए क्रिएट लिंक वाले बटन पे क्लिक करके ओके करना। तो अब देखो यहाँ पर वो डेटा मर्ज कर दिया, बट यहाँ ग्रुप भी बना दिए कि अगर आप यहाँ ऊपर 1 पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपका मर्ज डेटा आ रहा है। अगर आप 2 वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है टोटल करके, वो वाले भी निकाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, शीट 1 और शीट 2 ये दोनों हमने मर्ज कर दिया और शीट 3 पे इसका डेटा रख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर अगर शीट 1 में कोई भी चेंजेस किए, जैसे मैंने यहाँ पर 96 कर दिया और एंटर कर दिया, तो शीट 3 पे भी चेंज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी 96 हो गया। तो ऐसे शीट थ्रू 3 के ऊपर अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस कर देते हो, तो शीट 3 में भी ऑटोमैटिकली यहाँ चेंजेस हो जाएँगे और टोटल में भी चेंजेस हो जाएँगे। तो ये कैसे किया एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे इस शीट को तो मैंने डिलीट कर दिया। आप सबसे पहले एक न्यू शीट ओपन करो और कंसोलिडेट में जाओ। रेफरेंस के अंदर शीट 1 का डेटा सेलेक्ट कर लो और ऐड कर दो। ऐसे ही शीट 2 पे जाओ और रेफरेंस में शीट 2 का डेटा सेलेक्ट करो और ऐड कर दो। टॉप रो लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करके क्रिएट लिंक पे क्लिक करो और ओके कर दो, तो आपका डेटा यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल शीट्स का यूज़ करते भी कंसोलिडेट वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। शीट 1, 2 और 4 ये आपके ऑप्शंस थे। इसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आता हूँ। नेक्स्ट फीचर है हमारा सब टोटल के नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक परफेक्ट डेटा इसके लिए ओपन कर लेता हूँ, जिससे ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस डेटा के ऊपर मैं बताता हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. हाँ जी, सब टोटल की बात करते हैं। सब टोटल एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज़ का टोटल कर सकते हो। जैसे कि क्या होगा इसमें, कैटेगरी वाइज़ किसी डेटा का टोटल करना सब टोटल होता है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और टीम लीडर। इनकी सबकी सैलरी का टोटल आपको ग्रुप वाइज़ करना है, तो आप सब टोटल का यूज़ करते हो। तो ये हमारी एक तरीके से कैटेगरीज़ बन जाएँगी। तो याद रखना कि अगर आपको ग्रुप वाइज़, कैटेगरी वाइज़ अगर कोई टोटल करना हो, तो आप सब टोटल का यूज़ करते हो। या
असिस्टेंट मैनेजर का टोटल अलग से कर दे, मैनेजर की सैलरीज का टोटल अलग से कर दे और टीम लीडर की सैलरीज का टोटल अलग से कर दे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट एक चीज का ऑलवेज ध्यान रखना कि क्या होगा कि आप अगर अपने पूरे डेटा को इसको सब टोटल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो याद रखना ये जो पूरी टेबल है इसको सेलेक्ट करके जिस कॉलम या कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आपका डेटा सब टोटल में कन्वर्ट करना है, तो वो कॉलम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ होना ज़रूरी है। तो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आप सब टोटल करना चाहते हो कि जो मैनेजर है उनका सबका टोटल एक साथ कर दें, जितना जो असिस्टेंट मैनेजर है उनका सबका टोटल कर दें सैलरीज़ का। तो ऐसे ही अगर आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हो, तो पहले एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा का टोटल करना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए। तो आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक बटन है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको यहाँ पर कस्टम शॉर्ट में जाना होगा बेसिकली आपको। कस्टम शॉर्ट में जाओ और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा डेजिग्नेशन के नाम से, इसको चूज करके ए टू जेड ऑर्डर चूज कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेटा है वो आपका एक साथ लग गया है, ये असिस्टेंट मैनेजर एक साथ आ गए हैं, मैनेजर एक साथ आ गए और टीम लीडर एक साथ आ गए। तो अब इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करके सब टोटल में जाओ। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सब टोटल को करने से पहले आपका वो कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा का टोटल करना है। देन आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करके सब टोटल में जाएँगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास डेजिग्नेशन के नाम से, इसको यूज़ करेंगे, इसको ऑन सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको टोटल करना है तो सम चूज़ करिए, एवरेज निकालना है तो एवरेज करिए। जो भी आपको करना है वो आप इसमें से फंक्शन चूज़ कर लीजिए। कौन-सी वैल्यूज़ का टोटल आपने करना है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। मतलब वो सेल आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद इसको ओके कर देना होगा। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे जो भी असिस्टेंट मैनेजर है उनकी सबकी सैलरी का टोटल कर दे रहा है। मैनेजर है उनकी सबकी सैलरी का टोटल कर दे रहा है। टीम लीडर की सैलरी का टोटल एंड ग्रैंड टोटल भी आपको शो कर रहा है। बट ये ग्रुप भी अपने आप बना देता है। ग्रुप में क्या होता है कि कंबाइंड डेटा आता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो डेटा को मर्ज कर दे रहा है। अगर मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका क्या हो जा रहा है, वो सिंपली जो डेटा है वो शो कर रहा है। और 3 पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर की पूरी डिटेल शो कर रहा है। बट 2 पे सिर्फ ग्रुप शो करेगा, सब टोटल शो करेगा ग्रुप वाइज़। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप 3 पे जाइए, ओनली ग्रैंड टोटल चाहिए तो 1 पे जाइए। तो इन तीनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बात तो हुई सब टोटल की, ठीक है। सब टोटल का एक एडवांस फीचर और होता है जो कि मैं आपको इसी के साथ बताने वाला हूँ। सब टोटल का एडवांस फीचर बेसिकली क्या होगा कि आप क्या इसमें काम कर सकते हैं कि अभी जैसे आपको यहाँ पर टोटल शो कर रहा है, आप चाहते हैं इसके साथ एवरेज भी आना चाहिए, इसके नीचे या ऊपर जहाँ पर भी आप चाहते हो। तो आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, सब टोटल वाले फीचर में जाओ, यहाँ पर एवरेज को चूज़ कर लो। याद रखना कि यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा रिप्लेस करंट सब टोटल, इसको ऑन करना। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा कि टोटल की जगह पर एवरेज कर देगा, रिप्लेस कर देगा कि टोटल को हटाकर एवरेज कर देगा। बट अगर आपको टोटल भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को आपको ऑफ करना होगा, रिप्लेस करंट सब टोटल, देन ओके करना होगा। देन यहाँ पर आपको एवरेज भी शो कर रहा है और टोटल भी शो कर रहा है। तो दोनों चीज़ें अगर एक साथ चाहिए तो रिप्लेस वाला ऑप्शन आपको डिसेबल करना होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बताइए? अगर इस सब टोटल को रिमूव करना है तो आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करो, सब टोटल में जाओ और रिमूव ऑल का बटन एक इसके अंदर रहेगा आपके पास, इसको क्लिक कर दो। तो जो सेटिंग्स आपने सब टोटल की लगाई थी इस टेबल में, वो वहाँ से रिमूव हो जाएँगी। तो इस तरीके से हम सब टोटल अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के। तो कंसोलिडेट और सब टोटल फीचर के बाद एक और फीचर है जो ग्रुप का काम करता है, सिंपली ग्रुप का। यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप 2 फीचर आपको शो हो रहे हैं। इसमें क्या यूज़ होता है कि आप क्या चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो ग्रुप वाइज़ सेव हो जाए। तो ग्रुप वाइज़ सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप अलग बन जाए, मैनेजर का अलग बन जाए, टीम लीडर का अलग बन जाए। तो आप अपने असिस्टेंट में पहले डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। देन आप सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर वाले डेटा सेलेक्ट करें, ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक कर दें एंड ओके कर दें।
तो ये ग्रुप बन गया। ऐसे मैनेजर का भी ग्रुप बनाना है तो सिर्फ मैनेजर वाले डेटा सेलेक्ट करो, ग्रुप पे क्लिक करो एंड ओके कर दो। ऐसे ही टीम लीडर का ग्रुप बनाना है तो उसको सेलेक्ट करो और ग्रुप पे क्लिक करो और इसको ओके करो। तो आपका क्या होगा कि ग्रुप वाइज आपका डेटा सेट कर देगा। अब पूरा डेटा एक तरीके से आपके इसके ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया कि आपको एक टाइम पे एक ही यूज कर सकते हो, या तो असिस्टेंट मैनेजर यूज कर लो, या मैनेजर यूज कर लो, या टीम लीडर। तो एक डेटा पे एक टाइम पे एक ही ग्रुप यूज हो सकता है। या तो सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप बना दो, या मैनेजर का ग्रुप बना दो, या टीम लीडर का। तो अगर इस ग्रुप को हटाना है तो फिलहाल अनग्रुप हम कर देते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जैसे कि आप चाहते हो सिर्फ आपको मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप रखना है, तो इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप बना दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है, इसको ऑन करना है तो इस माइनस वाले साइन पे क्लिक कर दो। ऑन करना है तो क्या नाम है, ऑन करना, ऑफ करना है तो माइनस वाले साइन पे क्लिक कर दो। ऑफ कर ऑन करना है तो यहाँ प्लस के साइन पे। अगर इसको हाइड एंड अनहाइड करना है, एक तरीके से ग्रुप का काम होता है कि अगर आप चाहते हो अपने डेटा को, सिलेक्टेड डेटा को जिसको आपने ग्रुप में ऐड ऑन किया है, उसको एक ग्रुप में रखना है और कभी भी उसको हाइड एंड अनहाइड करना पड़ सकता है कॉलम वाइज, रो वाइज। तो आप क्या करोगे, सिर्फ अपना डेटा सेलेक्ट करोगे और ग्रुप में जाओगे और यहाँ से ओके करोगे। 1 और 2 पे क्लिक करते ही वो क्या होगा, वो आपका ग्रुप बन जाएगा। वो डेटा हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो ग्रुप वाइज। ठीक है, क्या असिस्टेंट मैनेजर के ग्रुप को शो करना है तो 2 पे क्लिक कर दो, नहीं करना तो 1 पे क्लिक करो। तो ऐसे जैसे मैं मैनेजर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रुप बना रहा हूँ यहाँ से और ओके कर दे रहा हूँ, तो अब ये पूरे का ग्रुप आपका बना देगा। अब जैसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है मैनेजर का ग्रुप शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे माइनस पे क्लिक किया तो हाइड हो गया, अगर वापस 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो अनहाइड हो रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको 1 बाय 1 किसी का भी ग्रुप बनाना है हाइड और अनहाइड करने के लिए, तो ग्रुप और ग्रुप अनग्रुप वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल ये ऑप्शंस बहुत ही कम यूज़ होता है। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पूरा डेटा आपका ग्रुप में आ जाएगा, तो उसको एक बटन से हाइड कर सकते हो और एक ही बटन से आप इसको अनहाइड कर सकते हो। फॉर्मूला टैब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, पहले उनको डन कर रहे हैं। होम डेटा टैब के अंदर जो ऑप्शंस थे वो हमने अभी जो छोड़े हैं, वो एक तो व्हाट एनालिसिस ऑप्शन छोड़ा है। सिर्फ ये और करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगा क्योंकि पूरी क्लास जाएगी। तो यहाँ पर व्हाट एनालिसिस का ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उससे पहले आपको फॉर्मूला टैब के कुछ ऑप्शंस आने चाहिए, जिसमें से फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम्स और फॉर्मूला ऑडिटिंग है। तो ये 2 ग्रुप आज मैं आप लोगों को एक्सेल में और सिखाने वाला हूँ। जिसमें डिफाइन नेम के ऊपर बात करते हैं पहले। डिफाइन नेम का मतलब होता है कि सिलेक्टेड एरिया के ऊपर अगर आपको आपका नाम डिफाइन करना है, तो आप डिफाइन नेम का यूज़ करते हो। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं इसका। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूँ कि इस एरिया का क्या एड्रेस है या इसका क्या नाम है, वो आप मुझे बता सकते हैं? तो मैंने एरिया अभी सिलेक्ट किया, उसका क्या एड्रेस है? नहीं बता सकते? C2 से लेके C9 है इसका? हाँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस एरिया का एड्रेस क्या है? मतलब जहाँ से इसकी एंडिंग है और स्टार्टिंग, सेल नेम। हाँ, इसका एड्रेस क्या है इस एरिया का, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है? C2 से लेकर C9 तक। सर A2 to A9। A2 टू A9। बट अगर मैं इस A2 से लेकर A9 तक का एड्रेस का नाम चेंज करना चाहता हूँ, कि मेरे को अगर इस एड्रेस पे बार-बार गो थ्रू होना पड़ रहा है, कि मैं डायरेक्ट इस एड्रेस पे वो नाम लिखते ही पहुँच जाऊँ, तो मैं इस एड्रेस को, इस एरिया को मैं नाम दे सकता हूँ, उसका डिफाइन नेम कर सकता हूँ, जिससे अगर डायरेक्ट मुझे इस एड्रेस पे पहुँचना हो, तो डायरेक्टली मैं एक एड्रेस बार के अंदर वो नाम लिखूँ और डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो एक पहला यूज़ डिफाइन नेम का ये है, उसका दूसरा भी बताऊँगा। कि सबसे पहले आपने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया या कोई भी एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, जैसे C2 से लेकर C9 तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया और डिफाइन नेम पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने कहा कि इस एड्रेस का जो नाम है, इस सेल का जो नाम है वो सैलरी रखना चाहता हूँ। तो सैलरी मैंने रखा और ओके कर दिया। अब ऊपर देखो इस एड्रेस बार में इसका नाम आ रहा है सैलरी।
तो एक तो यहाँ पर ये नाम शो कर देगा, दूसरा पॉइंट ये कहाँ रखेगा वो बताता हूँ। हेलो, गुड गुड, अब बताइए। हाँ, हो गया था वो। भेज भेज देता हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, तो अब एक पहला पॉइंट तो ये था कि आपने एक एरिया सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में गए और उसका नाम लिख दिया जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने सैलरी लिख दिया और ओके कर दिया, तो इस एरिया का नाम सैलरी हो गया। अब इसका पहला यूज़ क्या है? पहला यूज़ तो ये है कि जैसे आप शीट 2 पे या किसी भी शीट पे काम कर रहे हो, तो ऊपर एड्रेस बार के अंदर यहाँ पर ओनली सैलरी वर्ड अगर आप लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो आपको देखो डायरेक्ट सैलरी वाले डेटा पे पहुँचा देगा। क्या किया मैंने कि सैलरी शीट 2 पे, शीट 3 पे, कहीं पे भी काम कर रहा हूँ। मैंने एड्रेस बार में क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया सैलरी, और सैलरी लिख के एंटर किया, तो डायरेक्टली आपको ये कहाँ पहुँचा देगा, उस सैलरी वाले डेटा पे जो भी आपको आपने डिफाइन नेम किया था। इसका दूसरा यूज़ क्या है कि आप कोई भी फ़ॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पर आपको इस सैलरी वाली कैलकुलेशन आपको डालनी है। जैसे कि आप कोई किसी दूसरी शीट के ऊपर भी कर रहे हो, सेम शीट पे भी कहीं पे भी चल सकती है। आप इक्वल्स टू सम आपने अप्लाई किया, इन सभी का टोटल करना है, तो 2 तरीके हैं टोटल करने के लिए, डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर दो और ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर दो, तो टोटल हो जाएगा। बट आप चाहते हैं नहीं, आपको सिलेक्शन नहीं करना, आपने जो नाम डिफाइन किया वो यहाँ पर आप टाइप कर दो, वो सिलेक्शन अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने सम के अंदर जो फ़ॉर्मूला जो फ़ॉर्मूला लगाया है सम, उसके अंदर नाम डिफाइन जो किया था मैंने सैलरी का, तो सैलरी वर्ड सैलरी नेम यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया और एंटर कर दिया, तो आप देख रहे हैं उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, उन सभी का टोटल हो रहा है। तो पहला ही तो यूज़ था आपका कि आप डिफाइन नेम कर सकते हो डायरेक्टली उसे, अगर आपको कहीं पे भी कहीं से भी उस डेटा पे पहुँचना है, तो एड्रेस बार में वो नाम लिखो और एंटर करो, डायरेक्ट आपको वहीं पहुँचा। दूसरा पॉइंट है कि आप यहाँ पर नॉर्मली कोई भी फ़ॉर्मूला लगाओ और उसके अंदर आप वो वर्ड टाइप कर दो जो भी आपने डिफाइन किया है, और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली टोटल कर देगा। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर नेम मैनेजर, जो भी नाम आपने बनाए हुए हैं, जैसे कि सैलरी का नाम आपने बनाया हुआ है, इसको एडिट करना है या डिलीट करना है, तो आप दोनों ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एडिट में अगर आपने नाम चेंज करना है, आपने रेफरेंस एरिया चेंज करना है, तो वो दोनों आप यहाँ से जो भी एडिट करना चाहते हो वो करो और देन इसको ओके कर दो। अगर नाम को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करो, तो वो नाम डिलीट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को डिफाइन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस एरिया का नाम डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। बेसिकली 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीकों से मैं आपको बताऊँगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, डिफाइन नेम पे जाइए डायरेक्टली और नाम लिखकर एंटर करें, तो डिफाइन नेम हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप सैलरी वाली वैल्यूज़ को सेलेक्ट करो और यहाँ पर जहाँ पर एड्रेस बार होती है, यहाँ पर आप सैलरी लिख दो और सैलरी लिख के एंटर कर दो, तो भी आप उसका नाम डिफाइन कर सकते हो। आप डिफाइन नेम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने डायरेक्ट वैल्यू सेलेक्ट की और यहाँ पर सैलरी वर्ड लिखकर एंटर कर दिया, तो भी इसका नाम डिफाइन हो गया। अब इसको अगर आप सेलेक्ट करके देख रहे हो, तो देखो ऊपर सैलरी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? एक तरीका ये होता है नाम डिफाइन करने का। एक और तरीका होता है क्या? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अब एक और तरीका होता है इसको डिफाइन करने का, क्या कि आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो, ऊपर वाली हेडिंग से लेकर नीचे तक। अभी तक जो मैं कर रहा था, वो सिर्फ वैल्यूज़ कर रहा, बट अगर आप यहाँ पर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टॉप रो। इस टॉप रो का मीनिंग है कि पूरे डेटा के अंदर जो फर्स्ट रो में जो नाम लिखा हुआ है, वो नाम इन सभी वैल्यूज का फिक्स हो जाने वाला है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपने क्या किया, आपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए, बट ये जो डेटा सिलेक्ट है वो सैलरी वाले वर्ड के साथ ही सिलेक्ट है, तो आपने सैलरी के साथ वो डाल दिया और यहाँ पर क्या ऑप्शन है,
कि सैलरी वाले डेटा के साथ आपने सिलेक्ट कर लिया पूरा और टॉप रो पे आपने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना कि अगर मैं ओनली वैल्यूज सिलेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ वैल्यूज का जो नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, सैलरी। तो इस ऑप्शन का मतलब हुआ कि इन वैल्यूज का नाम आप डिफाइन कर सकते हो जो इसकी हेडिंग होगी उससे। तो आप क्या करो, आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर टॉप रो पे क्लिक करके ओके कर दो। तो क्या होगा, जो इस डेटा की हेडिंग है वो हेडिंग इन सभी सेल्स की डिफाइन नेम हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करके पूरे डेजिग्नेशन वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए, टॉप रो पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो असिस्टेंट मैनेजर से लेकर टीम लीडर तक के जो सेल्स के नेम हो गए वो क्या हो गया, डेजिग्नेशन। क्या ये वाला ऑप्शन समझ में आया आप सभी को? Yes, sir. तो इस तरीके से हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का जो यूज है वो इन चीजों के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद यूजिंग फॉर्मूला एक ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे कि अभी मैंने जो सैलरी वर्ड लिखा था वो खुद से टाइप किया था, राइट, तो वो सिलेक्शन हो गई थी। बट कई बार ऐसा होता है वो वर्ड या नाम हम भूल जाते हैं, तो हमको डायरेक्ट इंसर्ट करवाना होता है। तो फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, यूजिंग फॉर्मूला में जाओ, जो भी आपको चाहिए उसमें से उस नाम पे क्लिक कर दो, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको आपको खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है सैलरी वर्ड। तो ये आपका डिफाइन नेम का फीचर होता है। ऐसे ही अब एक और फीचर हम सीखने जा रहे हैं, फॉर्मूला ऑडिटिंग का। ये चारों फीचर होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। डिफाइन नेम मीन्स नया नाम डिफाइन करना, डेटा को सिलेक्ट करके। नेम मैनेजर मीन्स सिर्फ मैनेज करना नेम्स को, बाकी जो भी डिफाइन किए हुए हैं आपने नेम उनको एडिट या डिलीट करना। यूजिंग फॉर्मूला, अगर किसी भी नाम को फॉर्मूला में यूज करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो, वो इंसर्ट हो जाएगा फॉर्मूले में। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मतलब आप सिलेक्शन दे सकते हो, जैसे कि आपने नेम को सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम को क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर ओके किया, तो पी से लेकर ओ तक के जो सेल्स के नाम हो गया, इसका डिफाइन नेम हो गया नेम। तो यहाँ पर इसका भी यूज हो सकता है। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग वाले फीचर्स की। फॉर्मूला ऑडिटिंग वाले फीचर्स में क्या आता है कि आपने जो भी फॉर्मूला लगाया हुआ होता है कहीं पर भी, वो फॉर्मूला ऑडिट करना कि उसमें कौन कौन से सेल इंक्लूड है, या कोई भी एक सेल किस किस फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड है। जैसे कि क्या मैटर है यहाँ पर वो समझिए। आप एंटर करिए, यहाँ पर इस सम को चूज करिए। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट। इस ट्रेस प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है, इस फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड है। तो आप इस सेल को सेलेक्ट करो, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करो, तो आपको दिखा देगा कि आपने इस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट किया है। आप इस सम वाले फॉर्मूला पे जाओ, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करो, एरो बना देगा अपने आप कि यहाँ पर क्या दिखा रहे, ट्रेस प्रेसिडेंट, कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ शो कर रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर इन एरो को हटाना है तो रिमूव एरो बटन पे क्लिक कर दो, तो वो एरो हट जाएगा। फिर इसके बाद ट्रेस डिपेंडेंट है। ट्रेस प्रेसिडेंट का अपोजिट होता है डिपेंडेंट। कैसे और क्या, जैसे आपने इस सेल को चूज किया 35,000 को, अब इससे आप ये पूछना चाहते हो कि इस ये सेल जो है वो कौन कौन से फॉर्मूला पे डिपेंड है। अगर आप इस सेल को डिलीट करोगे तो कौन कौन से सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इस सेल को आपने किस किस फॉर्मूला में सेलेक्ट किया है। पहले आपने ट्रेस प्रेसिडेंट से पूछा था कि इस फॉर्मूला में कौन कौन से सेल सेलेक्ट है, बट अब हम इससे पूछ रहे हैं ये सेल कौन कौन से फॉर्मूला में सेलेक्ट है। अपोजिट हो रहा है। पहले फॉर्मूला जहां लगा है उस सेल से हमने पूछा कि इस फॉर्मूले में कौन कौन से सेल सिलेक्टेड है, और अब पूछ रहे हैं ये सेल कौन कौन से फॉर्मूला में सिलेक्टेड है। तो आप पर्टिकुलर एक सेल के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। तो आप सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करोगे, ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करोगे, तब आपको ये शो कर रहा है कि 35,000 वाला सेल जो है वो इस फॉर्मूला में सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आप इसे डिलीट करते हो तो इस फॉर्मूले पे
इफेक्ट पड़ेगा, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन समझ में आए स्टूडेंट आप लोगों को? यस सर। अगर ये एरो हटाने हैं तो रिमूव एरो पे क्लिक करो तो आप एरो जो है वो हटा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है शो फॉर्मूला, कि इस पूरी शीट के अंदर जहां जो भी फॉर्मूला लगा है वो सारे फॉर्मूले शो कर दे कि किस सेल में कौन-कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो आप इस सेल को या किसी भी सेल को चूज करके फॉर्मूला शो फॉर्मूला पे क्लिक करते हो तो इस पूरी शीट के अंदर जहां पर जो भी फॉर्मूला लगा है वो दिखा देगा कि किस सेल में कौन-कौन से फॉर्मूले लगे हुए हैं। इसको ऑफ करोगे तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, इसको ऑन करोगे तो इसके फॉर्मूले शो होंगे कि क्या फॉर्मूले आपने लगाए हुए हैं। एक और फीचर यहाँ पर है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग में होता है कि फॉर्मूला अगर गलत लगा दिया तो उसको ठीक या उसमें से एरर कैसे फाइंड आउट कर पाएँगे? तो वो आपको मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है कि कभी-कभार हम फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, तो कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें गलती कहाँ पर है? तो एरर चेकिंग वाला ऑप्शन आपको यूज़फुल रहेगा कि जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सन का, सम का, बट उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, एम की जगह एन लिख दिया। तो एरर तो आना ही था ऑब्वियसली, ये तो अभी मुझे पता है, बट ऐसे कुछ फॉर्मूले आप लगाओगे आगे एक्सेल में, बट आपको नहीं पता होगा कि आप ने जो फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले में क्या-क्या गलती है, अगर कोई एरर उसके अंदर आया। हाँ, तो एरर चेकिंग कैसे करेंगे? इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, एरर चेकिंग पे क्लिक किया। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा शो कैलकुलेशन स्टेप्स, इस पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी अंडरलाइन होगी, वहाँ आपको शो कर देगा। जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन होगी, तो ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपकी गलती है। अगर इसे इवैल्यूएट करते हो, तो जहाँ पर एरर आया, मतलब जहाँ पर अंडरलाइन थी, वहीं पर एरर आया कि गलती आपकी यहाँ पर है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? एरर कैसे चेक करते हैं पहले बता रहा हूँ। इसको सेल को सिलेक्ट किया जिसमें एरर था, एरर चेकिंग में गए, यहाँ शो कैलकुलेशन स्टेप है, ये जिसके नीचे अंडरलाइन होगी वहाँ गलती होगी। अगर आप कैलकुलेट भी कर रहे हो वैसे तो जहाँ पर अंडरलाइन थी वहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ से हम एरर चेक कर सकते हैं कि जहाँ सन लिखा है वहाँ गलती है। अब गलती को चेक करने का एक और बाहर ऑप्शन भी दिया हुआ है इसने, इवैल्यूएट फॉर्मूला, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो डायरेक्ट इवैल्यूएशन वाला फॉर्म इवैल्यूएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ जिसके नीचे अंडरलाइन है वहाँ गलती होती है। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो उस वहीं एरर आ जाता है जहाँ पर अंडरलाइन। बट अगर इसको ठीक करना है तो ठीक करने का एक तरीका है। आप जब भी कोई भी फ़ॉर्मूला लगाते हो नीचे देखो लिस्ट आ जाती है। तो जो भी फ़ॉर्मूला आप लगा रहे हो तो वहाँ पर वो फ़ॉर्मूला अगर लिस्ट में है, ये देखो मैंने एन लिख दिया तो लिस्ट हट गई क्योंकि एसयूएन से कोई भी फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर वो कोई भी फ़ॉर्मूला लगा रहे हो तो वो लिस्ट में होना चाहिए। अगर वो फ़ॉर्मूला लिस्ट में है तो वही फ़ॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो जैसे मैंने एम लिखा तो एम नीचे आ रहा है, एसयूएम। अब अगर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, अब अगर इधर कोई भी वैल्यू लिखूँगा और एंटर करूँगा तो टोटल हो जाएगा। तो गलती को पकड़ने के लिए हम ऐसे ही पहला क्या करेंगे, तो जो भी फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं वो नीचे इस में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप वो फ़ॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेल के। तो इस तरीके से एरर चेकिंग कर सकते हैं फ़ॉर्मूला की और कोई भी गलती उसको पकड़ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके फ़ॉर्मूला ऑडिटिंग और डिफाइन नेम से रिलेटेड ऑप्शंस थे। तो ये 2 फीचर्स आज हम लोगों ने किए हैं और डेटा टाइप के अंदर कंसोलिडेट और सब टोटल फीचर को भी अप्लाई किया है और ग्रुप बनाना भी सीखा है। अब हम अपने वर्ड के ऊपर चलते हैं। एक्सेल में ये 4 फीचर्स ही हम आज करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर एक्सेल के नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।